नए शिखर से कहां जाएगा बाजार? काले धन पर क्या कर रही है सरकार? विपक्ष के दो नेताओं के खिलाफ छापे और फिर महंगाई की मार। मार्केट में नया फोन और नई कार। नमस्कार, दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें लेकर हाजिर हैं हम आवाज एट 9 में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दमदार खरीदारी के दम पर नए शिखर पर बाजार। पहली बार निफ्टी 9,500 के पार। सेंसेक्स की भी डबल सेंचुरी। 1 लाख बड़े टैक्स चोर इनकम टैक्स के रडार पर। 5 महीने में 9,000 से ज्यादा छापेमारी। टैक्स चोरी की पोल खोलने के लिए क्लीन मनी पोर्टल लॉन्च। बेनामी जमीन सौदे के फेरे में फंसा लालू परिवार। दिल्ली हरियाणा में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। चिदंबरम के बेटे कार्ति के घर से लेकर दफ्तर तक सीबीआई की रेड। आईएनएक्स मीडिया डील में दलाली देने के आरोप। चिदंबरम ने रेड को बताया सियासी साजिश। देश में ट्रेन का सफर होगा और महंगा। रेल सेफ्टी फंड का पैसा जुटाने के लिए लग सकता है सेस। रेल मंत्री ने दिए संकेत। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में हलचल मचाने आ गई है मारुति की नई डिजायर। कीमत 5.5 लाख से 8.5 लाख रुपए के बीच। हुंडई की एक्सेंट और होंडा की अमेज से है मुकाबला। नए फीचर्स के साथ 3,310 रुपए में खरीदिए नोकिया का आइकॉनिक फोन 3310। HTC U11 और Redmi 4 भी लॉन्च। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बाजार की, क्योंकि वहां पर बना है नया शिखर। निफ्टी पहली बार 9,500 के पार गया है। तो चुनिंदा सेक्टर्स में आज अच्छी खरीदारी से शेयर बाजार एक नए शिखर पर पहुंचा। निफ्टी 9,500 के पार निकल गया। वहीं सेंसेक्स ने भी 30,500 के ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाबी पाई। सरकारी बैंक, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी शेयरों में आज जमकर खरीदारी रही। वहीं मेटल और फार्मा में थोड़ा दबाव दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 260 और निफ्टी 67 पॉइंट का उछाल लेते हुए दिखे। तो आज हमने देखा कि बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो मार्केट के आज के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचने को लेकर और ज्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। तो शर्मा जी, अगर थोड़ा इतिहास को देखें तो ये वही वक्त है जब ये नई सरकार सत्ता में आई थी और वहां से लेकर अभी तक 2,300 पॉइंट से ज्यादा की हमने एक उछाल देखी है। एक और नया शिखर तब बना था, आज फिर नया शिखर है। क्या आगे भी बाजार का यही चाल, यही मोमेंटम जारी रहेगा? मेरे ख्याल से जो अभी जो मार्केट बढ़ा है इसको एक संदर्भ देते हैं, और संदर्भ में 3 साल का न देख के मैं पिछले 8 या 9 साल का देखना चाहूँगा। पिछला जो हाई बना था निफ्टी का 6,357 जनवरी 8, 2008 को, वहाँ से अगर हम देखें तो 9 साल के अंदर ये मार्केट हमारा महज 49% बढ़ा है। यानी कि अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें तो 3.5% से भी कम है। तो ये जो ग्रोथ है कोई कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि बाजार बहुत बढ़ गया है और नई हाई का मतलब आगे गिरेगा ही गिरेगा, वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। उनको ये बता दें कि ये कुछ भी ग्रोथ नहीं है। हमने ऐसे मौके आए हैं जब 2003 और 2008 के बीच में हमारा मार्केट 5 साल के अंदर 7 गुना बढ़ा था, और अब उसका आलम ये देखिए कि 9 साल में महज आधा टाइम बढ़ा है, यानी 50%, 49%। तो घबराएं नहीं, ये बिल्कुल ये तेजी आगे बाकायदा जारी रहेगी और इसके अंदर मार्केट के अंदर बने रहना चाहिए। यही मेरे एडवाइस आपके थ्रू आपके दर्शकों को। जी, हमें ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की सरकारी नीतियां हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट को बहुत बड़ा पुश मिला है, जैसे हम देख रहे हैं एविएशन सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और भी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार काफी काम कर रही है, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो अब इस मौजूदा हालात में आपको लगता है कि यहां पर मौका बहुत अच्छा है? जी, सबसे पहले ये कहेंगे कि सरकार जागरूक है और वो सब कदम उठा रही है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। स्टील को देखिए कि जहां पे स्टील को उन्होंने संभाला और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, और अब वो कोल्ड स्टील पे भी लगाई है। तो इससे एक तीर से 2 शिकार हुए हैं। आपके जो स्टील कंपनीज जो खराब परफॉर्मेंस करती थी सुधारने लग गई हैं, और वो बैंक जो उनको लेंड करते थे उनके एनपीएस, उनको जो लेंडिंग था प्रिंसिपल वो खराब हो गया था, अब उनके अंदर कैपेबिलिटी चालू हो गई है, वापस पैसे आते हैं। तो इससे न सिर्फ स्टील बल्कि बैंकिंग सेक्टर भी सुधर रहा है। आगे चलते हुए बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जो सरकार एक बैड बैंक या फिर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेके आएगी जिससे एनपीएस की
जो कमी उसको दूर किया जा सके, तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी चलेगा और ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर भी वापस आएगा। और सबसे बड़ी बात कि पिछले दिनों में जो चेंजेस हुए हैं हमारे बेस ईयर को लेके 2011-12 को बेस ईयर बनाया गया 2004-5 के मुकाबले, तो उससे अब लगता है कि जो हम समझ रहे थे कि कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, वो अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखाई देने लगा है। और ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये बाहर एफआईज को भी दिख रहा है और उसी के चलते हुए ये पैसा और भी आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ आप ये समझिए सीमेंट और आपका जो ज़्यादा मैं तवज्जो इसी बात पे दूंगा कि जो नई इंडस्ट्रीज हैं और स्मॉल मिड कैप अच्छे चलेंगे और खासकर उसको लीड करेगा सीमेंट सेक्टर। राइट, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए वीके शर्मा साहब। तो वीके शर्मा जी का कहना है कि बाजार में ये जो तेजी है ये लगातार आगे दिखेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सेक्टर्स भी उन्होंने यहां पर बताया जहां पर उनको लगता है कि अब बढ़िया मौका बनता है और इनके बहुत आगे जाने की उम्मीद है। तो आज ये बाजार ने बनाया नया शिखर और जानकार मान रहे हैं कि अब ये तेजी रहेगी बरकरार। आगे बढ़ते हैं हम। सरकार ने 1 लाख लोगों की पहचान की है जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी तेज। साथ ही टैक्स चोरों की पोल खोलने के लिए आज वित्त मंत्री ने ऑपरेशन क्लीन मनी के नाम से एक खास पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों को जरूरी जानकारी समय समय पर एसएमएस या ईमेल के जरिए मुहैया कराएगा। इस पूरी सिस्टम और व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जो कंप्लायंट और ईमानदार टैक्स पेयर है उसको सुविधा मिल जाए, और जो कंप्लायंट और ईमानदार नहीं है, मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जितने सीबीडीटी ने कदम उठाए हैं उससे एक संदेश तो चला गया है स्पष्ट रूप से कि टैक्स इवेडेड पैसे के साथ डील करना अब सुरक्षित नहीं है। राइट, हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि सरकार ने जो ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 का जो पोर्टल आज लॉन्च कर दिया उसका मकसद क्या है? 1 लाख लोगों की जिनकी बात हो रही है, सब क्या है? देखिए, दरअसल ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका एकमात्र मुख्य मकसद ये है कि टैक्स चोरों को ये बताना कि आप पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नज़र है। यहाँ तक कि अब टैक्स चोरी करने के लिए जो जो तरीके अपनाते हैं उन तरीकों से भी हम वाकिफ़ हैं। इसी वजह से इस पोर्टल पर आप देखेंगे कि हर सेक्टर के हिसाब से, मिसाल के तौर पर ज्वेलरी सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, पेट्रोल पंप हो, हर सेक्टर के हिसाब से बताया गया है कि आखिर इस सेक्टर में किस तरह से टैक्स की चोरी हो रही है। जितने लोगों के टैक्स चोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं उनके आंकड़े भी यहाँ दिए जा रहे हैं, नाम नहीं बताए जा रहे हैं जाहिर तौर पर, और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी इस पोर्टल पर बताया जा रहा है। और इसी के तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, वो ये है कि 1 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो हाई रिस्क मामले हैं। इन 1 लाख लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज की जाएगी। ये जो हाई रिस्क 1 लाख लोग हैं उन्होंने 1.72 लाख करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा किए हैं, लेकिन ये खाते में जमा रकम उनकी आमदनी से मेल नहीं खाती है। इसी तरह मीडियम रिस्क में 7.54, लो रिस्क में 5.95 और वेरी लो रिस्क में 3.41 लाख लोग हैं। इन पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजर है। इनको मेल के जरिए सवाल पूछ करके इनसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन ये साफ है इस पोर्टल का मकसद, और इस पोर्टल के जरिए टैक्स चोरों के खिलाफ अब कार्रवाई और ज्यादा तेज होने वाली है। इससे पहले सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 1 जनवरी में लॉन्च किया था और इससे पहले भी टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसका क्या नतीजा निकला? दरअसल ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 लॉन्च करने के साथ ही सरकार ने पार्ट 1 के ब्यौरा भी दिए और इसमें नोटबंदी का असर भी दिखाया और बताया कि नवंबर 2016 से लेकर के, यानी जब से नोटबंदी शुरू हुई तब से लेकर के 31 मार्च 2017 तक करीब इनकम टैक्स विभाग ने 9138 जगह सर्च एंड सर्वे किए, यानी मोटी भाषा में कहें छापेमारी की गई और यहाँ से कुल 23,144 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। यानी नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी कार्रवाई में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किए हैं और इनमें से 400 मामले से सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को भेज दिए गए हैं और इन पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 38 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, ईडी ने 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इसका एक सकारात्मक असर ये पड़ा है कि 91 लाख नए टैक्स पेयर जुड़े हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी के लिए।
इधर आज विपक्ष के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ या कहें उनके कुनबों के खिलाफ छापे मारे गए। पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम के घर, दफ्तर, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और उनके दोस्तों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया नाम की कंपनी को विदेशी निवेश की मंजूरी दिलाने में दलाली खाने का आरोप है। आईएनएक्स मीडिया पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी है, जो अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में फिलहाल जेल में है। वहीं दिल्ली और हरियाणा में 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने लालू और उनके बेटे बेटियों की बेनामी संपत्तियों को लेकर छापे मारे। उन पर और उनके परिवार के लोगों पर करीब 1000 करोड़ रुपए के बेनामी जमीनी सौदों का आरोप है। इधर सीबीआई ने कहा है कि छापे अभी भी जारी हैं और कुछ चीजें मिली हैं जिनकी स्क्रूटनी चल रही है। The searches are still underway. There are hard disks, there are mails, there are documents which are presently under scrutiny. It won't be possible for me to specifically mention. Though the company did not have approval for 26% of the downstream investment, it had already done so. वहीं इनकम टैक्स छापों पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि छापों के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इससे डरेंगे नहीं। वहीं चिदम्बरम ने सीबीआई की रेड को सियासी रंजिश बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उनको सीबीआई के जरिए चुप कराना चाहती है, इसलिए सीबीआई उनके बेटे कार्ति और उनके दोस्तों के घर पर रेड कर रही है। वहीं चीफ पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी अपनी सीबीआई रेड पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार आरोप साबित नहीं कर पाई तो अब उनकी आवाज को खामोश करना चाहती है। सिर्फ सियासी रंजिश के लिए ही सीबीआई रेड किए जा रहे हैं। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई के छापों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के जांच एजेंसी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती है। उन्होंने ये भी कहा कि शेल कंपनियां बनाकर गलत तरीके से पैसे बनाए गए हैं। Unless there is a substantial basis and a reason to suspect that either there is evasion or a crime has been committed, these departments don't act. Because ultimately, whatever action that is taken has to bear some results. Now, people in high positions acquiring assets through shell companies is not a small matter. And I think this is the day of reckoning has come for many. They'll all be accountable. और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि आगे हम एक ऐसी खबर बढ़ाएंगे जिसे सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि फिर बढ़ सकते हैं रेल के किराए। कैसे, देखिए ब्रेक के बाद। रेलवे में महंगे सफर का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नई खबर यह है कि रेलवे में एक बार फिर किराया बढ़ सकता है। इस बार ऐसा होगा सेफ्टी सेस के नाम पर। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या डिटेल्स हैं? अब क्या फिर किराया बढ़ाने की तैयारी है? देखिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ही राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि रेलवे सेफ्टी फंड बनाने की बात की थी और अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि इस फंड में जमा की जानी है। रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों इसमें अपना अपना योगदान देंगे। अगर हम वित्त वर्ष 2017-18 की बात करें तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि सेफ्टी फंड में डाली जाएगी। अब रेल मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है कि वो कहाँ से इस सेफ्टी फंड के लिए पैसा लाए, और आज इसके संकेत खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए जब उनसे ये पूछा गया कि क्या रेल मंत्रालय सेफ्टी फंड में पैसा डालने के लिए सेफ्टी सेस लगाने पर विचार कर रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो हर टिकट पर सेफ्टी सेस लगाए। ये सेफ्टी सेस कितना होगा, फिलहाल इस पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है, लेकिन अब जो एक कवायद है, जो एक जुगाड़ है रेलवे सेफ्टी फंड में पैसे कहाँ से लाए जाए, इसकी शुरुआत रेल मंत्रालय की तरफ से की जा चुकी है। शुक्रिया दीपाली। तो चलिए, ये तो एक बात हुई, लेकिन एक और खबर सुर्खियों में वो है कि लोअर बर्थ का अलग से चार्ज लग सकता है। लेकिन रेलवे ने इस खबर को फिलहाल तो बेबुनियाद बताया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि निचले बर्थ पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं लगाया जा रहा है। हर कोच में 6 निचले बर्थ बुजुर्गों के लिए आरक्षित हैं और आगे भी रहेंगे। इधर कंज्यूमर खासकर युवाओं में जागरूकता को देखते हुए अब कोला कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को और हेल्दी बनाने पर जोर दे रही हैं। हाल ही में पेप्सी ने भी अपना हेल्दी मिल्क बेस्ड ड्रिंक लॉन्च किया है। तो नए प्रोडक्ट पर पेप्सी को इंडिया के चेयरमैन शिव कुमार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता शिवानी खरत ने।
क्या पेप्सी अपना फोकस बढ़ा रहा है टुवर्ड्स फूड विच इज़ मोर हेल्दी एंड मोर न्यूट्रिशियस एंड विच इज़ रादर शुगर फ्री? Yes, so if you look at two of our biggest nutrition brands, Tropicana and Quaker. In Tropicana, we have the best juices, the best Mossambi juice, and we've also introduced the fruit and vegetable product, which is 1 portion fruit and 1 portion vegetable. Okay, it's a wonderful product. It's a great tasting product. In the Quaker range, we've introduced a lot of Indian breakfast products with anything which you can prepare between 3 and 12 minutes. Okay, it's called the Quaker Nutri Foods, which has a higher component of oats in it. And now Quaker is launching the value-added dairy product. So we have a lot of emphasis in the area of health and wellness via both Tropicana and Quaker. इस प्रोडक्ट के साथ किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे देश में पेप्सी को इस प्रोडक्ट को लेकर? Yeah, so as I mentioned in my opening address today, if health, nutrition, innovation, these are the three which are going together in this particular category. We have one of the best brands, which is Quaker, a brand which has been around since 1877. We have one of the best co-creators, a legend, Sachin Tendulkar, who has brought all his expertise and experience to say, how do you start a good day? देश में खाने पीने की चीजें बेचने वाली कंपनियों को अपने यहाँ प्रशिक्षित लोगों को रखना होगा। फूड रेगुलेटर फसाई देश की छोटी बड़ी 32 लाख कंपनियां या संस्थानों को ट्रेन करना चाहता है। क्या है योजना, जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने फसाई के सीईओ पवन अग्रवाल से खास बातचीत की। बड़े फूड बिजनेसेस हैं, उनकी सप्लाई चेन में जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेते हैं और जहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो फूड बिजनेस ले लेते हैं तो बड़ी संख्या में फूड बिजनेसेस की ट्रेनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो एसोसिएशंस हैं उनके माध्यम से जो ट्रेनिंग के इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, स्किल इंडिया के या दूसरे गवर्नमेंट के जो या प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में इस तरह की ट्रेनिंग कराई जाएगी। और नोकिया 3310 की यादें लौटी, लेकिन नए अवतार में। फोन के फीचर देखिए इस ब्रेक के बाद। मारुति ने आज अपनी नई डिजायर लॉन्च कर दी है। शानदार लुक्स और नए फीचर्स की बदौलत कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में हलचल मचाने आई इस कार की कीमत 5,45,000 से 9,41,000 रुपए के बीच है। कंपनी ने इसके डिजाइन के साथ रियर सीट कंफर्ट पर काफी काम किया है। रियर लेगरूम भी 50 मिलीमीटर ज्यादा गया है। इसके साथ ही इसमें पहले से 60 लीटर ज्यादा बूट स्पेस आपको मिलेगा। पहले और अब का जोड़ के 778 लीटर का बूट स्पेस आएगा। इंजन की बात करें तो पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस हैं, लेकिन अब दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी दिया गया है। साल 2000 से 2005 तक का जमाना, ये वो जमाना था जब आज की तरह हर शख्स के पास फोन नहीं होता था। तब नोकिया के एक फोन को करीब 13 करोड़ लोगों ने खरीदा था। अब उसी फोन का अवतार फिर आया है। जी हाँ, एक बार फिर आ गया है बाजार में नोकिया का 3310। जैसा नाम है वैसा ही दाम, सिर्फ 3310 रुपए। इस फोन के बारे में और जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी आयुषी से। आयुषी, ये एक बहुत नॉस्टैल्जिक फोन है, कई लोगों के पास रहा है, जैसा 13 करोड़ का फिगर है। अब ये किस अवतार में और किस फीचर्स के साथ आया है? जी हाँ, नोकिया का 3310 काफ़ी आइकॉनिक फ़ोन है। कंपनी का काफ़ी पॉपुलर फ़ोन भी रहा है और हम में से काफ़ियों का पहला फ़ोन भी रहा होगा। और ये अब एक नए अवतार में बाजार में आया है। इसकी फीचर्स की बात करें तो 2.4 इंच का डिस्प्ले स्क्रीन है। इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो LED फ्लैश लाइट के साथ है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 16 MB की है जो 32 MB तक एक्सटेंड की जा सकती है। नोकिया फ़ोन के हमेशा USB होती है इसकी बैटरी, और इस फ़ोन की भी USB है इसकी बैटरी। एक बार चार्ज करने में 22 घंटे चल सकता है ये फ़ोन। इसका दाम जैसे आपने बताया 3310 रुपये है, तो एक किफ़ायती दाम में एक बहुत ही अच्छी बैटरी के साथ आपको फ़ोन मिल रहा है नोकिया 3310 में। राइट, तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस फ़ोन को शायद सिर्फ इसलिए खरीदना चाहेंगे क्योंकि एक ज़माने में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि आज के स्मार्टफोन जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार फोन तब भी और आज भी। बहुत शुक्रिया आयुषी इस जानकारी के लिए। इधर HTC ने अपना नया स्मार्टफोन HTC U11 लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 50,000 के आसपास होगी। यूरोप और अमेरिका में ये फोन इसी महीने से मिलने लगेगा। भारत में भी जल्द लॉन्च होगा। HTC U11 की सबसे अहम खासियत है लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 835 प्रोसेसर, लिक्विड सरफेस डिजाइन और मल्टीपल आई असिस्टेंट। प्रोसेसर 4 से 6 GB रैम में है। इसमें 5.5 इंच का क्वाड HD
LCD डिस्प्ले है। ये फ़ोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। फ़ोन में एज सेंस फीचर है जिससे सिर्फ इसे दबाकर कई काम किए जा सकते हैं। बच्चों के ड्रिंक्स बनाने वाली रसना अब आइस टी और एनर्जी ड्रिंक भी लाने जा रही है। कंपनी इनकी कीमत भी मौजूदा प्रोडक्ट्स के मुकाबले कम रखेगी। फ्रूट फ्लेवर्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स के जरिए बच्चों को दीवाना बनाने वाली रसना अब बड़ों को लुभाने की तैयारी में है। जल्द ही देश के बाजारों में रसना की आइस टी और एनर्जी ड्रिंक मिलने लगेगी। 400 ग्राम आइस टी के पैक की कीमत है 220 रुपए, जिससे 20 से 25 ग्लास आइस टी बन सकेगी। रसना की एनर्जी ड्रिंक का नाम है बॉडी फ्यूल और ये एक पाउच पैक में आ रही है। हमारा आइस टी है वो एक रीत से वेरी यूनिक है बिकॉज कंप्लीट नेचुरल है। उसमें जो लेमन फ्लेवर डाला है वो भी नेचुरल है, टी तो नेचुरल ही और बाकी शक्कर तो बहुत अच्छी तरह इसको बनाया है और काफ़ी फॉरेन के मार्केट में इसको लॉन्च कर रहे हैं। और रही एनर्जी ड्रिंक की बात, आज हर आदमी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। आप तो कोई भी पार्क में चले जाओ फुल सुबह में, जिम फुल, तो आज हर आदमी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। तो एक्टिविटी के बाद एक वो जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस को लाने के लिए एक हमने प्रोडक्ट बनाया बॉडी फ्यूल। फिलहाल लिप्टन और नेस्ले जैसी कंपनियां बाजार में आइस टी बेचती हैं। इसकी 350 ml की बोतल 60 रुपए की मिलती है। वहीं रेड बुल कंपनी का एनर्जी ड्रिंक भी 60 रुपए में 200 ml मिलता है। इनके मुकाबले रसना के दोनों प्रोडक्ट काफी सस्ते हैं। जो मल्टीनेशनल के ब्रांड है वो जो इंडिया में ज्यादा प्राइस चला रहे हैं उससे तो बहुत कम होगा। तो जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उससे कंज्यूमर को डेफिनेटली सेविंग होगा। मैंने अभी ये बोला 80 रुपये का तो कैन आता है, 10 रुपये पड़ेगा। और जो आइस टी है उसकी एक बॉटल मिलती है, वो 500 ml की कुछ बॉटल लॉन्च की है मेरे हिसाब से 45-50 रुपीज़ में। तो उसमें 3 ग्लास बनते हैं, 2.5 ग्लास बनते हैं, तो कितने का हुआ 1 ग्लास? आप सोच सकते हो। जो मेरा तो 10 रुपये ग्लास है खाली। भारत में बेवरेज ड्रिंक्स का मार्केट सालाना 60,000 करोड़ रुपए का है और ये 12 से 15% की दर से बढ़ रहा है। रसना की नजर इसी मार्केट में अपनी पैठ मजबूत करने पर है। केवल 10 रुपये में एनर्जी ड्रिंक और 10 रुपये में आइस टी का एक ग्लास भारतीय बाजार में उतारकर रसना मल्टीनेशनल कंपनीज को सीधी टक्कर देने जा रही है। इतना ही नहीं, अभी केवल 2 फ्लेवर में ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगले 1 महीने में देश भर में कई और फ्लेवर्स के साथ रसना अपने इस प्रोडक्ट का एग्रेसिव मार्केटिंग करने वाली है। इसे देखते हुए लोगों को एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ में गर्मी के इस सीजन में ठंडा होने का मौका भी मिल जाएगा। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए